आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। शुरुआत करते हम लद्दाख के पहाड़ों से, जहां जारी तनातनी अभी कम नहीं हो रही है। फौज का जमाव हो रहा है। इधर से भी बताया जाता है कि बड़ी तादाद में फौज हिफाजत करने पहुंच चुकी है। उधर की खबर यानी चीन की तरफ से भी कहा जाता है कि बड़ी तादाद में फौजी जमाव देखने को मिल रहा है। और गूगल इमेज के साथ साथ जो तस्वीर बाहर निकल के आ रही हैं उस सारे के बीच में ये भी बताया जाता है कि तनाव बराबर बरकरार जारी है। इस दौरान उड़ती उड़ती खबर ये भी आई है कि अमेरिका भी अपनी टांग इसमें फंसा रहा है और अमेरिका का भी एक बहरी बेड़ा अब इधर का रुख कर रहा है। पाकिस्तान से भी खबर आई है कि पाकिस्तान के फौजी हुकाम भी अपनी अवाम को तैयार करें कि आने वाले दिन संगीन होंगे। और इधर भी कुछ ऐसे ही अंदेशे दिखाई दे रहे हैं कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान आने वाले वक्त में कुछ तलखियां और भी बढ़ सकती हैं और भी मामलात देखे जा सकते हैं। और जिस तरह चीन अकड़ दिखा रहा है उसी अकड़ को देखते हुए यहाँ पर भी तैयारियां हो रही है। डोकलाम से निकली कहानी जब लद्दाख पहुंची तो गलवान के इलाके से निकलते हुए अब दौलत बेग तक भी जा पहुंची है। और दौलत बेग से आगे कहाँ तक जाती है ये वक्त बताएगा। ताहम तेवर उधर के भी तेज़ हैं, तेवर इधर के भी तेज़ हैं। और इस तेज़ी में कब कौन सा लावा फूट पड़ता है, कब कौन सा गोला गिरेगा, ये बताना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी बात है। लेकिन फ़िलहाल अंदाज़े यही लगाए जाते हैं कि जून कुछ न कुछ ज़रूर कर पाएगा। और जून में ना सही जुलाई के इब्तदाई दिनों में कुछ हालात बदल सकते हैं, कुछ हालात बिगड़ सकते हैं। ये हिंदुस्तान और चीन का हाल अहवाल। लेकिन इधर के हाल यानी अंदर के हाल बिगड़े हुए हैं। और जून के महीने में अब तक यूं कहें तो 30 से ज़ायद मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। एक दबाव देखने को मिला जून के महीने में। और जून के महीने में आज 14वां इनकाउंटर था जो आज त्राल के इलाके में हुआ। यूं तो इनकाउंटर ये कल शाम को शुरू हुआ था और कल शाम को त्राल के इलाके में हुआ इनकाउंटर तब रोका गया जब अंधेरा छाया गया। लेकिन सुबह जब दोबारा इनकाउंटर शुरू हुआ तो यहाँ गोलीबारी में 3 मिलिटेंट मारे गए, जिनके बारे में बताया जाता है कि तीनों के तीनों लोकल कश्मीरी ही हैं और ये पिछले ही साल मिलिटेंसी में ज्वाइन कर चुके थे। कल का आपको वाक़ा याद होगा, कल नॉर्थ कश्मीर के सोपोर के इलाके में इनकाउंटर हुआ था। और आज सेंट्रल कश्मीर या श्रीनगर के नज़दीक कहीं पुलवामा के त्राल के इलाके में हुआ इनकाउंटर। और कल से शुरू हुआ इनकाउंटर करीबन 16 घंटे तक जारी रहा और आज सुबह 10 बजे के करीब ख़त्म भी हुआ। इलाके में तनाव था, खबरें चल रही थी, बातें हो रही थी। लेकिन इन्हीं खबरों और बातों के बीच में ही एक और गोलीबारी की खबर आई और ये खबर बिजबाड़ा से आई और इसमें भी जान का ज़ियान हुआ। एक सीआरपीएफ का एहलकार और एक 10 से 12 साल का बच्चा भी बताया जाता है कि इस गोलीबारी में मारा गया। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे सीआरपीएफ की टुकड़ी पर मिलिटेंटों ने हमला किया और मिलिटेंटों के हमले में सीआरपीएफ का एहलकार मारा गया। और यहाँ पे एक बच्चा, एक नौजवान छोटा लड़का, वो भी इसमें मारा गया। इलाके में तनाव और तनाव के साथ साथ इस सारी सूरत में वो जो बादल छाए हुए थे वो दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। ताहम बाद में सीआरपीएफ के हुकाम ने इसके हवाले से कुछ यूं भी बताया। So this happened around 12:15 in the morning, and 2 people, they came on a scooty. They fired on the CRPF Jawan who was deployed here. And at that time there was a lot of movement of civilians on this route. So while they were fleeing from the spot, firing towards the forces, one civilian was also got injured and subsequently he succumbed to his injuries. Now we are here. We are investigating the incident and further details will be shared with you. बिजबाड़ा साउथ कश्मीर का इलाका और साउथ कश्मीर के इलाके में हुई सूरत हाल आज की खुनकी पूरी तौर पे दिखाई दे रही थी। लेकिन इस सारे के बीच में कोविड का कहर भी जारी है और कोविड के कहर से परेशान वो बच्चे भी आज वापस लौट आए हैं जो पाकिस्तान में फंसे थे। 750 के करीब ये बच्चे पाकिस्तान में फंसे थे और बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े इंतज़ार के बाद अब आज इन्हें वापस लाया गया और वाघा की सरहद से लाते हुए ये जम्मू कश्मीर की सरहद तक भी पहुँचे हुए थे और खुशी का इजहार भी करे थे। 250 के करीब बच्चों को आज लाया गया है और 250 में से 748
40 के कुल बताया जाता है कि जिन्होंने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन कराई थी। ये वहाँ तालीम हासिल करने गए थे, लेकिन तालीम हासिल करने के दौरान कोविड में जा फंसे और कोविड से निकलते निकलते 3 महीने से ज़्यादा का वक्त भी लगा। लेकिन आज मरकज़ी सरकार की कोशिशों से अब बताया जाता है कि उन्हें यहाँ पे लाने में खुशी जो है वो महसूस हो रही थी, खुशी महसूस हो रही थी और वो लोग अपनी सारी सूरत-ए-हाल का कुछ यूँ रद्द-ए-अमल इज़हार कर रहे थे। जी, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद लोन है। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं अभी वाघा बॉर्डर से आया हूँ, अटारी से। हम कल आज सवेरे 10 बजे पहुँचे वहाँ से हम तकरीबन 12 बजे उन्हें फारग कर दिया। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और जे एंड के गवर्नमेंट के, जिन्होंने ये कदम उठाया है कि हमें 3-4 महीने के बाद हमें वापस लिया है, अपने स्टेट में वापस लाया है। और थोड़ी बहुत जो उतनी भी फैसिलिटी नहीं तो, लेकिन फिर भी काबिल तारीफ़ है कि अपनी फैसिलिटी रखी है, उनको हमको घर ले जा रहे हैं अपने अपने घर। तो उसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप लोग पाकिस्तान में कौन सी जगह पे? मैं इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद। तो आपके साथ और कितने लोग हैं वहाँ से? और मेरे साथ तकरीबन बहुत सारे लोग हैं। मेरे तकरीबन 390 लोग हैं पाकिस्तान में आए थे, कश्मीर के लोग थे। अभी जो आज कल और परसों में आ रहे हैं, आज 250 लोग जो वाघा थ्रू क्रॉस कर रहे हैं आज, उनमें से तो 2 गाड़ियाँ आपके सामने, इनमें 51 के आसपास लोग बैठे हैं। तो आप लोग वहाँ पाकिस्तान में क्या करते हैं? पाकिस्तान में हम कुछ नहीं करते हैं, वहाँ हमारी रिश्तेदारी है, तो रिलेशन है हमारे, और आधे स्टूडेंट्स हैं। 3 महीने से ज़्यादा का वक्त फंसे रहे, बिलाखिर कामयाब हुए मरकज़ी सरकार की एक बड़ी कोशिश। लेकिन अभी और भी बच्चे हैं, यूक्रेन में भी बच्चे हैं और कज़ाकिस्तान से लेकर दूसरे मुल्कों में अभी कश्मीर में हैं, अरब इमारात में भी कश्मीरी हैं, फंसे हुए हैं, वापस आना चाहते हैं, उम्मीदें और आस लगाए हुए हैं। लेकिन सरहद के उस पार आए बच्चों की बात, लेकिन सरहद पर तनाव बराबर जारी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद और खड़ी दुमारा पुंछ का इलाका और पुंछ के बालाकोट के खड़ी के इलाके में क्या सूरत-ए-हाल है। जमशीद मलिक ने वहाँ की सूरत-ए-हाल जानी, क्या वहाँ के लोगों को मिल रहा है, कैसे ज़िंदगी बसर करें, ज़रा आप भी देखिए। बिल्डिंग का काम शुरू हुआ और ये पीएचसी बनाई जानी थी इस इलाके के लिए, क्योंकि ये इलाका एक ऐसा इलाका है जो पाकिस्तान की शेलिंग से आए दिनों इफेक्टेड होता रहता है। ये डिस्पेंसरी जो है सरदार रफ़ीक खान हुसैन खान जो है उसने ये डिस्पेंसरी यहाँ दी थी, उसने ये यहाँ दिया था और यहाँ 12 बेड्स भी उस वक्त उसने अलाट कराए थे। लेकिन बदकिस्मती की बात ये कि डिस्पेंसरी का काम जब शुरू हुआ तो उसके बाद वो एमएलए शिप से हट गए। उसके बाद दूसरा एमएलए बना, उसका रिजल्ट ये निकला कि ये डिस्पेंसरी जो है ये बनना बंद हो गई, बेड यहाँ से उठाकर सिंग्योट में फेंक दिए गए। और हालांकि ये बॉर्डर इलाका है, हिंदुस्तान बड़ी डेवलपमेंट पर है, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि डेवलपमेंट अगर किसी शहर में होती है, दिल्ली में होती है, जम्मू में होती है, कश्मीर में होती है, पुंछ, लेकिन ये देहाती एरिया है जहां हम लोग बॉर्डर में रहकर बॉर्डर का मुकाबला करते हैं, ये शेलिंग का, फायरिंग का, हर लिहाज का। लेकिन यहाँ अगर इस मतलब है यूटी हो या स्टेट हो, इसमें अगर हमारी ये हालत है, ये डिस्पेंसरी जो है इसमें माल मवेशी बंधा हुआ है, इसमें कोई डॉक्टर नहीं है, इसमें कोई प्लस्तर नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं हुआ, हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि हम कहीं इंसानी ज़िंदगी जी सकते हैं? सर, अगर ऐसे हालात में जब शेलिंग का सिलसिला यहाँ शुरू होता है, कोई आम आदमी इसमें जख्मी हो जाए तो कहाँ पहुँचाते हैं और कितनी मुश्किलें आती हैं? देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ से पीछे 1 किलोमीटर बॉर्डर लाइन है और ये आपके सामने पार रोड जो है ये 1.5 किलोमीटर पे है। जब यहाँ शेलिंग हो जाती है या कोई ज़ख्मी हो जाता है या आम कोई बीमार हो जाता है या कोई प्रेगनेंट लेडी है, उसको हमें अस्पताल में ले जाना पड़ता है, तो यहाँ से हम चारपाई पे उठाते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं उस जगह पर, सड़क में अगर कोई गाड़ी मिलती है तो उसको हम मेंढर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इसकी यहाँ की पोजीशन ये है।
ये सरहद पर तनाव की सूरत हाल में लोगों का जीना, लेकिन वादी कश्मीर से लेकर दुनिया भर में कोविड में कैसे लोग जी पा रहे हैं ये शायद सब लोग ही जानते होंगे। और इस कोविड के साथ जीते हुए हर बार, हर घड़ी, हर लम्हा खबरें उल्टी आती रहती हैं। तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। अमवात का नाम भी लिया जाता है, अमवात का सिलसिला भी देखने को मिला है। और कश्मीर वादी में जहाँ सरकार भी काम करी है, आवाम भी काम करी है, लेकिन अभी भी कहा जाता है कि करना बहुत कुछ है, क्योंकि कोविड के खिलाफ लड़ाई लंबी है। और डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी भी इस लड़ाई को निकल के साथ चले हुए हैं। और साथ चलते हुए उन्होंने आज फिर मीडिया के जरिए आवाम से बात करते हुए बताया कि वक्त अभी टला नहीं है, खतरा बराबर जारी है। पब्लिक में काफ़ी वायलेशन भी देखने को मिलती हैं। अगर आप देखें एवरेज 200 से 300 लोगों को दिन को फाइन हो जाता है, या 500-600 लोग ऐसे होते हैं जिनको काउंसिल करके मास्क दिया जाता है, उनको कहा जाता है पहनने के लिए। तो रैंडमली किसी भी दिन पे 700-800 से 1000 तक लोग ऐसे हैं जिनको हम मास्क के बिना, हमारी जो टीम्स हैं वो मिलती हैं, किसी को फाइन किया जाता है, किसी को काउंसिल किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। उसको देख के थोड़ी सी सिचुएशन हमें वरीसम लगती है कि जो नॉर्म्स हैं वो प्रॉपरली अडॉप्ट उतने नहीं हो रहे हैं। और जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं केसी का, जैसे मैंने कहा कि एक पॉजिटिव के साथ आप देखते हैं कि 10 से 12 इमीडिएट जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो जब पॉजिटिव में निकलते हैं, वहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलती है कि शायद उस किस्म के जो SOPs हैं वो पर्सनल लाइफ में फॉलो नहीं होते हैं। उसके लिए हम बार बार लोगों को अपील भी करते हैं कि लगभग 32,000 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। 32,000 इज ए ह्यूज नंबर। 32,000 में से अभी लगभग 783 हमारे पास पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से ट्रैवलर्स हैं, 260 से ऊपर ट्रैवलर हैं, अराउंड 106 जो हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, और लगभग 400 के करीब ऐसे हैं जो हमारे लोकल केसेस हैं श्रीनगर के, जिसमें शुरुआत में जो लोग ट्रैवल करके आए थे वो उनके कॉन्टैक्ट्स, कुछ अभी ऐसे केसेस भी हैं जो अननोन हैं, अभी उस पर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हो रही हैं ये कहाँ से हुआ। शाहिद इकबाल चौधरी खतरे की बात करते, लेकिन कश्मीर में एक ही खतरा नहीं है। कोविड का खतरा तो अपनी जगह पे, गोली का खतरा भी चला रहता है, लेकिन एक और खतरा इंसान का ही पैदा किया हुआ है। और ये इंसान का खतरा मंशियात के हवाले से आपको बताते चलें कि मंशियात के हवाले से इंसान ने पूरी इंसानियत को खतरे में डाल रखा है। वादी कश्मीर इसकी चपेट में, इसकी लपेट में आ चुकी है और इसकी मिसालें कई बार दी जा चुकी हैं। हंदवाड़ा में 100 करोड़ रुपए की हीरोइन भी बरामद हुई है, और कल ही यानी 2 दिन पहले ही श्रीनगर के पारिमपुरा के इलाके में भी कुछ इसी तरह की मंशियात को पुलिस ने भी पकड़ा है। और अपने यहाँ बताते चलें कि साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर, सुंबल से लेकर कुपवाड़ा और अनंतनाग के बिजवाड़ा से लेकर दूसरे आसपास के इलाकों में आए रोज़ मंशियात की खबरें आती रहती हैं। और एक अंदाज़ा ये भी है कि वादी कश्मीर में नौजवानों की 4% का जो तादाद है वो मंशियात के लत में मुब्तला हो चुकी हैं। सरकार डिज़ास्टर मैनेजमेंट या यूँ कहें तो इनके लिए इकदाम उठा रही है, इनके लिए सेंटर्स बना रही है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बना रही है, लेकिन कुछ लोग आज भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स तब की बात थी, पहले काम यही करना था कि मंशियात का सर कलम का करना था, सर काटना था, और मंशियात का सर काटने के लिए कहीं न कहीं इकदाम उठाने पड़ चाहिए थे। लोग ये भी मशवरा देख रहे हैं कि सरकार सबसे पहले देखे कि रातों रात ये लोग अमीर जो बन जाते हैं, कल तक ज़मीन पे रहने वाले लोग रातों रात फर्श से उठ के अर्श पर कैसे चले जाते हैं? क्या उनके पीछे मंशियात नहीं है? अगर मंशियात नहीं है तो फिर ये सब उनके पास कैसे आ जाता है? बड़ी बड़ी पोश कॉलोनीज़ में, बड़े बड़े मकानों में रहने वाले लोग, आखिरकार उनके पास आमदन से ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? साफ जाहिर है कहीं न कहीं उनका हाथ मंशियात के पीछे है। और हंदवाड़ा में बात करें तो 100 करोड़ रुपए की मंशियात को जब्त करना साफ जाहिर है किसी एक आदमी का हाथ नहीं हो सकता है। पुलिस ने तब वहाँ पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन साफ जाहिर है बताया यही जाता है कि कोई बड़ा उसके पीछे ज़रूर है, और उस बड़े का नाम सामने लाना है ताकि आवाम जान सके। क्योंकि आज के दिन पर जो आलमी मंशियात के मुखालिफ दिन के तौर पर मनाया जाता है, आज के दिन पर कई जगहों पर कसीदे पढ़े गए, लेकिन हम जानते हैं कि वादी कश्मीर में रात गई तो बात गई वाली कहानी बराबर फिट साबित होती है। और आज मंशियात के खिलाफ बातें करेंगी, सरकार भी करेगी, पुलिस भी करेगी, दूसरे लोग भी, मुअज़्ज़िज़ शहरी भी, सिविल सोसाइटी भी, इंटेलेक्चुअल्स भी बात मंशियात के खिलाफ करेंगे, लेकिन कल कोई सामने नहीं आएगा। जिम्मेदारी सबकी है कि वो मंशियात के खिलाफ काम करें, और जहां भी उन्हें मंशियात का शक हो पुलिस को सामने लाएं, और पुलिस पर भी कहीं शक हो तो पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया जाए।
जाए। यूँ तो कश्मीर में पुलिस हमारी मंशियात के खिलाफ रोज़ इकदाम उठाती है, लेकिन कई जगहों पे लूप होल्स दिखाई देते हैं और उन लूप होल्स को भरपाई करने की पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी भी है। और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, रामबन पुलिस आज यही जिम्मेदारी लेके मार्केट में निकली थी, आवाम में जागृति पैदा करी थी। और एसएसपी रामबन ने आज इस मौके पर आवाम से अपील भी की कि डरना नहीं है, ज़िंदगी और मौत देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन इस सारे के बीच में अपना हक अदा भी करना है। जो हमने डिफरेंट व्हीकल्स में से ड्रग रिकवर किया है, उसमें से 7 केसेस का चालान हो चुका है, बाकी केसेस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एक हमने जो देखा कि साउथ कश्मीर से ज़्यादातर ड्रग्स की सप्लाई आ रही है, जिसमें पॉपी स्ट्रा, हीरोइन और दूसरे किस्म के ड्रग्स को यहाँ से ले जाकर इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में उनको पहुँचाया जाता है। तो इस सिलसिले में पुलिस बहुत चाको चौबंद है। हमारा एक ज़ीरो टॉलरेंस है ड्रग्स अब्यूज़ के बारे में। हमारी पूरी कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन को हम एक ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाएं। इसमें मैं चाहता हूं कि सिविल सोसाइटी, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, वो हमें वक्तन फ़वक्तन जब भी उनकी नॉलेज में कुछ ऐसी इतला आती है, हमें फौरी तौर पे बताएं। मंशियात मुखालिफ आलमी दिन पर दुनिया भर में तकारीब भी हुई, लेकिन ज़रूरत इस वक्त यह है कि मंशियात के ख़िलाफ़ सबको एक साथ होकर इनका सर कलम का करने की ज़रूरत भी है। ये एक पहलू ज़िंदगी का, तस्वीर का, लेकिन हम दूसरे पहलू पे भी चलेंगे। हमारे यहाँ सरकार ने कई लोगों को कई बार नौकरियों का वादा भी दिया था, कुछ को डेली वेज लगाया, कुछ को कंट्रैक्चुअल लगाया, कुछ को दूसरे मामलों में फंसाया, लेकिन आखिरकार उनके मुस्तकबिल के हवाले से कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया। इल्ज़ाम कश्मीर में आम लोग यही लगाते हैं। और नेशनल हेल्थ मिशन भी एक ऐसा ही मामला है जो उनके साथ जुड़े लोग आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताते थे कि काम उनसे लिया जाता है, लेकिन सरकार अपना काम लेते हुए जो उनके साथ वादे किए हुए, जो उनके साथ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, वो पूरा नहीं करिए। एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में NHM मुलाजमीन की थी, जिस दौरान सरकार तक बात पहुंचाने की बात की गई। जिनको हेल्थ वेरियर्स कहा जाता है, जिनको बार बार चाहे हम NGOs की बात के एप्रिसिएशन से नवाजा जाता है, मगर हमारे जो खुद के हुक्मरान हैं, खुद के जो हमारे अथॉरिटीज़ है, चाहे हम फाइनेंस कमिश्नर की बात करें, हमारे मिशन डायरेक्टर की बात करें, आज तक उनके मुंह से, उनकी ज़बान से कभी NHM एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसा कोई एप्रिसिएशन का वर्ड नहीं निकला। हमारी सरकार से आप भी मुतालबा कीजिए, हम भी मुतालबा सरकार से करेंगे कि हमारी मेन एंड कोर डिमांड इज़ दैट इज़ रेगुलराइजेशन फॉर सर्विसेज। साथ ही साथ उसके अगर आपको उसमें टाइम दरकार है, टाइम फ्रेम लगता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। ये नौजवानों की बात, नेशनल हेल्थ मिशन के नौजवानों की बात, जिनकी नौजवानी इस सारी डिपार्टमेंट की बहबूदी के लिए, आवाम की खिदमत के लिए वाकफ़ हुई है, लेकिन वापसी में इन्हें कुछ मिलता नहीं है। लेकिन एक और तबका भी है, हम उन्हें NYC नेशनल यूथ कॉर्पस भी कहते हैं। मामूली तनख्वाह पे रह करने वाले ये लोग, और इस मामूली तनख्वाह के बाद इनका मुस्तकबिल जो है, इनका फ्यूचर जो है, कहीं साफ नज़र नहीं आ रहा है। और इसी चीज़ को लेकर आज वो मुजाहरे कर रहे थे। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने मुजाहरा किया, बडगाम में भी मुजाहरा किया, और बात हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हुए बताया कि कुछ ना कुछ ज़रूरी होना है। हम सरकार को ये बात याद दिलाना चाहते हैं कि 2010 में मरकज़ी सरकार ने एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट रूल के तहत हमको NYC के तौर पर लगाया। तब से लेकर 10 साल से हम मुख्तलिफ महकमों में अच्छे ढंग से, खुश असलूबी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि ये सर्विस जो हमने 10 साल, जो हमारी ज़िंदगी का कीमती सरमाया था, ये 10 साल ये हमारे बर्बाद हो चुके हैं। 2500 रुपये के एवज़ हमने इन 10 सालों को लोगों के एवज़ किया, लेकिन सरकार इसके बदले में हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रही है। लेकिन मौजूदा गवर्नर इंतज़ामिया से उम्मीद रखते हैं कि आज हमने जो ये प्रोटेस्ट किया, ये मिन जुमला पहुंच जाएगा गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के पास, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही हमारे लिए कुछ खुशखबरी आए। ये NYC की बात, लेकिन SPOs भी हैं हमारे यहाँ। SPOs के हवाले से अक्सर आप लोगों की राय यही थी कि ये कम तालीम याफ्ता हैं, लेकिन नहीं,
हकीकत ऐसी नहीं है। इनमें से बहुत से लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करके हैं, एमफिल करके हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां करके हैं, लेकिन रोज़गार न मिलने की वजह से ये एसपीओ बने हुए हैं, एसपीओ के जॉब पे ही हैं। और यूं कह सकते हैं कि उनके साथ भी उनके बकौल नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि 16 साल बाद उनको तनख्वाह मिलेगी। सरकार का ये भी है कि जिसकी 16 साल की नौकरी होगी उसी को तनख्वाह मिलेगी, बड़ी तनख्वाह मिलेगी, यानी 16,000 से ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। तब तक उन्हें पीनट्स पर ही गुजारा करना पड़ेगा। ये एसपीओज़ वो एसपीओज़ जो पुलिस के शाना बशाना हर मौके और हर मामले में रहते हैं, जो भी ड्यूटी हो वो करते हैं, लेकिन सरकार उन्हें बदले में क्या देती है, ये भी अफसोस की बात वो लोग बता रहे थे। लेकिन अफसोस के और कई मामला थे। सरकार की मीडिया पॉलिसी पर अफसोस मीडिया के लोग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि यहाँ डोमिसाइल भी लागू हो चुका है और कल डोमिसाइल की पहली सर्टिफिकेट भी इजरा हुई है। नवीन चौधरी जम्मू कश्मीर के आईएएस और ब्यूरोक्रेट, और इन ब्यूरोक्रेट का ताल्लुक बिहार से, और ये 370 हटने के बाद, 35 से टूटने के बाद पहले गैर रियासती बने हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर के बने, जिन्हें जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट इजरा की गई है। और यूं कहें तो करीबन 300 साल पुरानी रिवायत टूटी। जम्मू कश्मीर में गैर जम्मू कश्मीर के रहने वालों को बाज़ाब्ता तौर पे अब पुश्तनी बाशिंदा होने का हक दिया जा रहा है। एक नया संगमील जम्मू कश्मीर के हवाले से। लेकिन मीडिया पॉलिसी पर मीडिया के लोगों को एतराज़ है। एतराज़ होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि कुछ कवानीन, कुछ शकें उसकी ऐसी हैं जो मीडिया पर कदगन लगाने के लिए काफ़ी हैं। कुछ शकें तो बहुत अच्छी हैं, कुछ क्लासेस पर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हो रही है सरकार की, लेकिन कुछ क्लासेस ख़ास तौर पे कहा जाता है कि फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और मीडिया में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, सरकारी तर्जुमान को भी ही मीडिया बन के रहेगा। मीडिया पॉलिसी पर हमने श्रीनगर के मीडिया इदारों से वाबस्ता हलकों से पूछा कि क्या है उनकी राय। रशीद राही से हमने पूछा, हमने सहाफ़ी नियाज़ इलाही से पूछा, हमने कश्मीर प्रेस एसोसिएशन के सदर शुजाउल हक से पूछा क्या है मीडिया पॉलिसी, क्या है उनकी राय और क्यों है उनको कुछ शक्कों पर एतराज़। इन्होंने दफ़ा 370 को ख़त्म इसलिए किया है कि ताकि पूरे हिंदुस्तान में एक ही कानून बन जाएगा। अगर मीडिया पॉलिसी के हवाले से हम बात करेंगे तो जो हिंदुस्तान के दीगर रियासतें हैं, जो मुल्क के बाकी स्टेट्स हैं, अगर उनमें एक ही मीडिया के हवाले से पॉलिसी है तो जम्मू कश्मीर में क्यों दोहरी पॉलिसी अपनाई जा रही है, तो यहाँ क्यों दूसरी पॉलिसी बनाई गई है। तो इसका मतलब यह है कि ये अपने फिर अभी तक हमें पराया समझते हैं। जहाँ तक इन्होंने ये पॉलिसी ये अडॉप्ट की है यहाँ जम्मू कश्मीर में, हम इसकी ज़बरदस्त मुखालफत करते हैं, क्योंकि ये एक आज़ादी सहाफ़त पर एक कदगन है। ये यहाँ के जो जर्नलिस्टों पर जो इनके इजहार राय पर एक पाबंदी है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना भी जल्द हो सके इसको वापस ये ले। ये मीडिया के नुमाइंदों के, मीडिया से वाबस्ता लोगों की राय, जिनका अब ये भी मानना है कि नई मीडिया की पॉलिसी के बाद सहाफ़ी नहीं रहेंगे, सरकारी तर्जुमान ही रहेंगे। सहाफ़त पर चोट पड़ सकती है, ये ख़दशात का इज़हार। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि ख़दशात और भी है। 90 में जम्मू कश्मीर में सिनेमा हाउसेस बंद हुए थे और 90 की सूरत के बाद 2000 के बाद सिनेमा हाउसेस को एक बार चालू करने की कोशिश की। सरकार ने तब पहलू को इक़दाम उठाए, बड़ा बताया जाता है कि बड़े मदद भी की सिनेमा हाउसेस को चालू कराने के लिए। और श्रीनगर में तब 2 सिनेमा हाउसेस चालू भी हुए थे। नीलम सिनेमा के बारे में बताया जाता है वो भी चालू हुआ था। श्रीनगर के ब्रॉडवे का इस सिनेमा हॉल भी चालू चालू तब हुआ था जब सरकार ने मदद की थी। और बताया जाता है कि सरकार ने बड़ी मदद की, कंपनसेशन। और अब एक बार फिर सरकार इन सिनेमा हाउसेस को, मल्टीप्लेक्सेस को कश्मीर में चालू करने जा रही है। और कुछ लोग ये भी खदशात का इज़हार कर रहे हैं कि नई सरकार उन लोगों को मदद करना चाहती है, बहाना सिर्फ सिनेमा का है, बाकी कुछ नहीं है। सिनेमा कश्मीर में कितना चलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लोगों के खदशात भी हैं और लोग भी अपने खदशात की इज़हार कुछ इस तरह से कर रहे हैं। आप मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स की बात करें या शराब खानों की बात करें, ये सारा जो है एक ज़हनी दबाव इस वक्त किया जा रहा है पूरी कौम पर, पूरी रियासत के लोगों पर। इससे मरूब होने वाले नहीं है ये कौम। इस वक्त इनको चाहिए था कि यहाँ के लोगों की जो मईशत जो बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, अगर उसके मुतल्लिक़ ये लोग सोचते तो बेहतर होता। इसके बजाय वो लोग उस पर सोचते। ये जो एक लावा उबल रहा है वो इस खुशी में न रहें कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, इतने गलत आर्डर्स निकाल रहे हैं हम लोग, गलत डिसीजंस ले रहे हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं, गलत फहमी का शिकार हैं वो। ये एक लावा उबल रहा है, उस लावे को ठंडा करने की ज़रूरत है, ना कि उसको भड़काने की।
वक्त आएगा और वो पछताएंगे इस चीज़ पर। ये बड़े पर्दे की बात छोटे पर्दे के जरिए, लेकिन पर्दा रहने दीजिए, क्योंकि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कल इजरा हुई और उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी चुप्पी तोड़ी। 5 अगस्त के बाद आज पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डोमिसाइल पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बताया है कि उन्हें पहले से जो खदशात थे उनकी पुष्टि हो रही है, उनकी तस्दीक हो रही है, यानी उनके खदशात जो है वो सही साबित हो रही है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बयान आया है, लेकिन इस बयान में कहा जाता है कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते। तो फिलहाल श्रीनगर के से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।